Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 27th of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 27 मार्च 2022 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है आज संडे है, संडे में हम लोग कोई भी नया करंट अफेयर का डिस्कशन नहीं करने वाले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं वीकली कंपाइलेशन को। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें होगा क्या, पूरे सप्ताह में अगर आप लोगों ने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देख लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उन सबको डिटेल से मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, पिछले मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी आर्टिकल चर्चा में थे। ठीक है, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है। और बीच में मैंने सोचा था कि संडे वाले वीडियो को ड्रॉप कर देते हैं, बट आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और आप लोगों ने बोला है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, क्योंकि सप्ताह में एक आध दिन होता है जब हम लोग कभी करंट अफेयर को छोड़ देते हैं या स्किप हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से वो छूटा हुआ करंट अफेयर तो कवर होता ही है, साथ ही साथ पूरे सप्ताह का रिवीजन भी हो जाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलता है और उसके लिए आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा थैंक यू। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, पूरा रिवीजन आपका होने वाला है और आपको भी एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आएगी लास्ट में कि हाँ यार मेरा रिवीजन भी हो गया है, साथ ही साथ सारे करंट अफेयर का। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। बट अभी आपको ये पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको पता होगा इस वाले पीडीएफ को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ उस जगह पर जहाँ पर मैं पूरा का पूरा मंथली कंपाइलेशन तैयार कर रहा हूँ। मतलब मार्च के महीने के जितने भी करंट अफेयर हैं वो सब मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा हूँ इसी स्लाइड्स के अंदर। तो इसी वजह से आपको मंथ के एंड में, जैसे ही यहाँ पर मंथ का एंड होता है लगभग 1 अप्रैल जैसे ही आएगा, 1 अप्रैल को आपको टेलीग्राम पर पूरे मंथ के करंट अफेयर का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा और 1 अप्रैल को ही मैं पूरे मंथ के करंट अफेयर का आपको कंपाइलेशन वाला वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, आपको लास्ट में इसका जो पीडीएफ वगैरह वो सब मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, वहां पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इसका मतलब आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से सुनना है, क्योंकि आपको बीच बीच में क्वेश्चन मिलते रहेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो यह है कि इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट कर सकते हो वीडियो को लाइक करके, और हमारा टारगेट है 2K प्लस लाइक्स का। आप वीडियो को लाइक करोगे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आता है यहाँ पर ये वाला आर्टिकल। इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया था जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको मैं वापस से कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे हमने बात की थी इंडिया और आर्कटिक रीजन के बारे में। तो इंडिया और आर्कटिक पॉलिसी आखिरकार क्या है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने रिसेंटली यहाँ पर इस आर्कटिक पॉलिसी के बारे में रिवील किया, बताया कि भारत का कितना ज़्यादा तगड़ा कनेक्शन देखने को मिलता है आर्कटिक रीजन से। पहले मैं आप लोग कुछ बेसिक्स बताता हूँ, उससे पहले आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने भारत की आर्कटिक पॉलिसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपको करना क्या है, पहले ये समझना ये आर्कटिक रीजन है क्या। तो आर्कटिक रीजन आपको ये नॉर्थ पोल पर देखने को मिलेगा। जब आप लोग यहाँ पर अर्थ का स्ट्रक्चर देखते हो, मान लो यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर आपको नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा ऊपर की साइड, नीचे आपको साउथ पोल देखने को मिलेगा। तो ऊपर जो नॉर्थ पोल वाला रीजन है ये आर्कटिक रीजन है, इसके नीचे वाला जो रीजन होगा वो एंटार्क्टिक वाला रीजन होगा। क्लियर हुआ। तो इसी वाले पर्टिकुलर रीजन की हम बात कर रहे हैं कि भारत का यहाँ पर क्या रोल है, भारत का इस पर्टिकुलर रीजन से क्या कनेक्शन है। और अगर हम लोग बात करते हैं आर्कटिक रीजन की, तो यहाँ पर 8 आर्कटिक स्टेट्स निकल कर आते हैं। वो 8 कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आएगा, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा और साथ ही साथ यूएस। ठीक है, तो इन 8 देशों का नाम याद रखना है, क्योंकि ये 8 देश मिलकर एक आर्कटिक काउंसिल को भी बनाते हैं। आर्कटिक काउंसिल मतलब इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को ध्यान रखने के लिए पूरी तरह से एक काउंसिल को बनाया गया है, जिसमें आपको ये 8 स्टेट्स देखने को मिलेंगे, 8 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार कितनी सिंपल सी बात है, मतलब इसको लेकर क्या इतना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देख पाओगे यूपीएससी ने 2014 में डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ पर आप देख पाओगे 5 कंट्रीज के नाम दिए गए और इन्होंने बोला कि आप इनमें से बताओ कि आर्कटिक काउंसिल का मेंबर कौन सा है। तो 2014 में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अभी हमने देखा डेनमार्क हाँ है मेंबर, जापान नहीं पढ़ा हमने, रशिया पढ़ा है, यूके नहीं पढ़ा,
और उसके बाद हमने अमेरिका बिल्कुल पढ़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर 135 हो गया, तो आंसर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे प्रीवाईक्यूज अभी आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमने डिस्कस किया, आर्कटिक रीजन समझा। देखो आर्कटिक और एंटार्कटिक के बीच में भी मैं आपको डिफरेंस थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आप जब अर्थ का स्ट्रक्चर देखते हो, ऊपर नॉर्थ पोल पर आपको आर्कटिक रीजन देखने को मिलेगा, साउथ पोल पर आपको एंटार्कटिक रीजन देखने को मिलेगा। एंटार्कटिक वाला बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है। इनफैक्ट एंटार्कटिक वाले रीजन को कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ भी बोला जाता है। इस वाले एरिया में बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन ऊपर वाले एरिया में काफ़ी सारे लोग रहते हुए नजर आते हैं। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आर्कटिक रीजन है, इसको लेकर भारत का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। भारत ने पूरा फोकस रखा है कि हम लोग इन कंट्रीज़ के साथ मिलकर इस आर्कटिक काउंसिल में अपने प्रेजेंस को बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पर पूरी तरह से रिसर्च एनालिसिस किया जाएगा। और हम लोग ये भी देखेंगे कि इस आर्कटिक रीजन के ऊपर अगर कोई नुकसान होता है तो इससे भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। पहली चीज, आर्कटिक काउंसिल के बारे में आपको बताया, इसमें आपको 8 स्टेट्स यानी वो कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। आर्कटिक काउंसिल है क्या? तो एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, आपको क्लियर हो चुका है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनकी सरकारें मिलकर काम करती हैं। इनका काम यह है कि जो आर्कटिक रीजन है वहां पर रिसर्च को लेकर काम करना, प्लस अपने आप में कोऑपरेशन दिखाना, और साथ ही साथ फोकस ये करना कि देखो आर्कटिक रीजन के अंदर बहुत सारे एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, तो उस इश्यूज को टैकल करना। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाओगे, प्रॉब्लम्स जो है निकल कर आ रही हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं इस पूरे आर्कटिक रीजन के अंदर। तो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए पूरा का पूरा आर्कटिक काउंसिल काम करता है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं भारत का क्या कनेक्शन है आर्कटिक पॉलिसी के साथ। तो भारत ने अपनी आर्कटिक पॉलिसी के बारे में बताया, जिसका टाइटल है इंडिया एंड द आर्कटिक, बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहां पर भारत ने बोला कि हम लोग 6 चीजें लेकर चल रहे हैं। वो 6 चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज यहां पर आप लोग देख पाओगे, हम लोग साइंस और रिसर्च के ऊपर काम करेंगे इन सारी कंट्रीज के साथ मिलकर इस पूरे आर्कटिक रीजन में। उसके साथ साथ क्लाइमेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर काम किया जाएगा, इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। इन 6 चीजों के ऊपर भारत फोकस करने वाला है इस आर्कटिक रीजन पर, यह आपको ध्यान रखना है। और भारत के कुछ और भी मेजर मकसद है, हमारे एम है। वो एम क्या क्या है? सबसे पहली चीज़, हमारा मकसद यह है कि हम लोग क्या कर सके, अपना जो प्रेजेंस है आर्कटिक रीजन के अंदर बढ़ा सके। जो हमारी सरकार है वो उन कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम कर सके, एकेडमिक रिसर्च बिजनेस इंस्टीट्यूशंस में हम लोग काम कर सके, प्लस भारत का जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग बढ़ावा दे सकें। और आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे जो आर्कटिक रीजन है, यहाँ पर बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिलते हैं, खासकर क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लगातार गर्मी बढ़ रही है जिसकी वजह से बर्फ पिघल रही है। अब बर्फ पिघल रही है तो उससे भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। प्लस हम लोग बेटर एनालिसिस, प्रेडिक्शन, कोऑर्डिनेशन भी करने वाले हैं इस आर्कटिक रीजन को लेकर। उसके बाद हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि आर्कटिक रीजन जो पोलर रीजन है खासकर, उसके साथ साथ हिमालयन रीजन का क्या कनेक्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। प्लस जो कोऑपरेशन है वो इंडिया और बाकी सारी आर्कटिक कंट्रीज के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है हम आर्कटिक काउंसिल के अंदर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर इतना खास पार्टिसिपेशन नहीं है, बट यहां पर हमारा फोकस है कि हम लोग इसको इंक्रीज कर पाएं। प्लस आज के टाइम पर आर्कटिक रीजन के अंदर क्लाइमेट चेंज एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है, उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं उसके ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो और इंडिया और आर्कटिक रीजन का इतिहास क्या है उसको भी समझ लेते हैं। देखो भारत का जो एंगेजमेंट है आर्कटिक रीजन के साथ वो बहुत पुराना है। फरवरी 1920 से आप देख पाओगे जब भारत ने एक ट्रीटी को साइन किया था जिसका नाम है स्वालबार्ड ट्रीटी इन पेरिस। ठीक है, अब होता क्या यहाँ पर, ये ट्रीटी होती है, उसके बाद भारत बहुत सारे एक्सपीडिशंस यहाँ पर करता है, बहुत सारे रिसर्च एनालिसिस करता है। भारत ने बहुत सारे अपने लेबोरेटरीज को ओपन कर रखा है। इनफैक्ट 2016 के अंदर नदर्न मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश किया गया था यहीं पर आर्कटिक वाले रीजन के अंदर। ये मुझे नाम दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसके आगे यहाँ पर लेबलिंग आ रही है। लेबलिंग मतलब जो वीडियो चल रहा है ना, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वजह से मुझे नाम दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप लोग यहाँ पर इसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो ये चीज़ें हट जाती है। ठीक है, ये अपने आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर का एक फीचर देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? उसके साथ साथ 2015 में फिर से यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था। ये पूछा जो टर्म इंडाक है वो अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो आखिरकार वो किस चीज़ के लिए है? तो इंडाक का यहाँ पर जो मकसद है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, पहला ऑप्शन दिया गया है क्या एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड रडार सिस्टम है जो कि इंडियन डिफेंस में लाया गया है, या फिर इंडिया की जो ये सैटेलाइट है जो कि हम लोग को सर्विस देगी अलग अलग कंट्रीज़ को। ठीक है, जो इंडियन ओशन रिम की कंट्रीज़ है उनको यहाँ पर सर्विस देने वाली है। या फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया है क्या ये एक साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट है जो कि भारत के थ्रू सेटअप किया गया है एंटार्कटिक रीजन के अंदर। और उसके बाद ऑप्शन डी दिया गया है क्या ये भारत का एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग आर्कटिक रीजन को
स्टडी कर सकें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखो आर्क लिखा हुआ है, इससे याद रखना आर्कटिक रीजन से इसके कनेक्टेड है, तो इसका करेक्ट आंसर डी था। ठीक है, या आप लोग देख पाओगे विकिपीडिया का आर्टिकल है, इंडा क्या है मैंने आपको इसके बारे में बताया। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट डेज को भी बीच में से कवर करने लगे थे, आपको पता होगा। तो 21 मार्च को हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डे मनाया है, एक इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किया है, जिसका नाम है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। तो हर साल 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है दुनिया भर में, ताकि हम लोग अवेयरनेस फैला सकें कि भाई हाँ, जंगलों का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पर, यहाँ पर ह्यूमन लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेड़ों का रुकना। तो 2022 का जो थीम है वो है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। क्लियर हुआ, थीम को लेकर वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था, भारत ने रिसेंटली जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है इसके एक डिसीजन की आलोचना करी है, और वो डिसीजन क्या है, ओआईसी। यहाँ पर क्या है पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। देखो ओआईसी यहाँ पर एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर 57 मेंबर्स हैं, और जो मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मेजोरिटी आपको मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने यहाँ पर एक हुर्रियत के लीडर है, हुर्रियत क्या है, हुर्रियत यहाँ पर आपको एक मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जिसका मेजर मकसद है कि भारत का जो कश्मीर वाला एरिया है उसको भारत से अलग कर देना। तो हुर्रियत का जो लीडर है मिरवाइज उमर फारूक, ठीक है, इसको यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो इन्वाइट किया गया है ओआईसी के थ्रू। तो भारत ने यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज़ किया कि भाई ऐसा क्यों यहाँ पर आप ओआईसी के अंदर इस व्यक्ति को बुला रहे हो। क्लियर हुआ। तो अगेन यहाँ पर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि हाँ ओआईसी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ओआईसी का बैकग्राउंड क्या है ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बॉडी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर ओआईसी क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को बनाया गया था फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस के अंदर मोरक्को में, सितंबर 1969 में इसको बॉडी को बनाया गया, और इसको हम लोग पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते थे 2011 तक। उसके बाद ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 57 आपको कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। जो कंट्रीज़ मिलकर काम करती हैं इसमें यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी मेंबर्स आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे। ओआईसी का मेजर ऑब्जेक्टिव यह है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको यहाँ पर एक प्रोटेक्शन देना, इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर मुस्लिम्स को प्रोटेक्शन देने का ये काम करता है। मेंबर स्टेट्स के बारे में बात करें तो ओआईसी के अंदर मैंने आपको बताया काफ़ी सारे मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ जिसकी मेंबरशिप ले सकती हैं, प्लस रशिया, थाईलैंड, यहाँ पर और भी कुछ ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जिनको एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। अब इंडिया और ओआईसी का कनेक्शन क्या है, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें भारत की, तो भारत में भी यहाँ पर दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, और इंडिया को भी यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया गया था रबात 1969 के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने उस समय रिजेक्ट कर दिया हम लोगों को। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद 2019 के अंदर भारत को इनवाइट किया जाता है ओआईसी के अंदर, और ये ओआईसी का 46वां सेशन चलता है, और भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह इन्वाइट किया जाता है यूएई के थ्रू। तो यहाँ पे पाकिस्तान की फिर जलने लगती है। उसके बाद ओआईसी के बारे में बात करें, देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का कश्मीर को लेकर क्या स्टैंड देखने को मिलता है, ये लगातार पाकिस्तान के स्टैंड को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर बातचीत करता है कि आर्टिकल जो 370 है जिसको हटाया गया उसको वापस से रिस्टोर किया जाए, है ना, इसको लेकर चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ओआईसी है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। क्लियर हुआ। तो ये थी हमारे पास इन्फॉर्मेशन। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो रिसेंटली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, और अभी यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को आते आते पूरे 10 साल भी हो चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को किसके थ्रू पब्लिश किया गया था, तो इसमें यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क का एक बहुत बड़ा रोल है। इस बॉडी ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, ठीक है। अभी 10 साल हो चुके हैं इस बॉडी को, अपनी 10th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रही है, तो इसके साथ साथ ये रिपोर्ट भी आई है। तो अभी यहाँ पर इसके ऊपर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ कि इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है, क्योंकि आप देख पाओगे यूपीएससी 2019 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट पब्लिश किया गया है कौन सी बॉडी के थ्रू, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको 2012 से लगातार पब्लिश किया जा रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पर लगातार 10 साल से ये पब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस कंट्री के अंदर लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, उनकी हैप्पीनेस को यहाँ पर देखा जाता है। एक सर्वे किया जाता है, उस सर्वे के माध्यम से हैप्पीनेस को देखा जाता है, प्लस यहाँ पर उस कंट्री का जीडीपी स्टेटस क्या है, प्लस वहाँ पर लोग कितना जीवित रहते हैं, कोई बीमारी तो यहाँ पर नहीं देखने को मिलती, या फिर लोगों की मृत्यु तो जल्दी नहीं हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। लोगों के पास कितना फ्रीडम
फ्रीडम है अपने लाइफ को लेकर, सारे चॉइसेस को लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अब इस इंडेक्स के अंदर देखी जाती है। अब टॉप परफॉर्मर कौन रहा है 2022 के अंदर, तो यहाँ पर टॉप परफॉर्मर के अंदर फिनलैंड आपको हैप्पीएस्ट नेशन देखने को मिलेगा। फिनलैंड टॉप पर है। फिनलैंड के साथ साथ डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड आप देख पाओगे, ये टॉप नेशंस हैं। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर सबसे बॉटम पर कौन है जहाँ पर लोग खुशी नहीं है, तो वो अफगानिस्तान है जो कि अनहैप्पीएस्ट नेशन है। अफगानिस्तान के साथ साथ लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा और बोत्सवाना भी आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं भारत की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो भारत की जो रैंक है वो 136 देखने को मिल रही है 2022 की रिपोर्ट में, ऐसा बताया गया। और 2021 में भारत की रैंक 139 हुआ करती थी, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने इंप्रूव किया है। बट कंट्री के अंदर आप कह सकते हो अनहैप्पीनेस, मतलब लोग दुखी ज़्यादा हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री फेस कर रही है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। लोगों की इनकम कम हो रही है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार इंक्रीज हो रहा है, वेमेन की सेफ्टी को लेकर इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ प्रॉपर यहाँ पर है नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कोट करी गई हैं इस रिपोर्ट में। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर सही ठहरा दिया है केंद्र सरकार के 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम को। अब यहाँ पर ये 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम क्या है, मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखो, इस स्कीम को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। अब प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो 1 रैंक 1 पेंशन के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ पर ए है और इधर यहाँ पर एक व्यक्ति है बी, दोनों यहाँ पर कर्नल की पोस्ट पर हैं, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों कर्नल की पोस्ट पर हैं। अब क्या होता है, ये व्यक्ति यहाँ पर काम करते हैं 15 साल और ये भी व्यक्ति काम करते हैं 15 साल, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये वाले ए वाले जो व्यक्ति हैं ये रिटायर होते हैं 1975 में, और ये यहाँ पर बी वाला जो व्यक्ति है वो रिटायर होते हैं 2015 में, ऐसा सपोज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, तो यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं हमारे पुराने एक्स ऑफिसर्स, उनकी डिमांड ये है कि अगर हम पहले के कंपैरिजन में देखें तो पहले 1975 में जो व्यक्ति रिटायर हुआ है तो उसको कितनी पेंशन मिल रही होगी, 500, 1000, 2000, मतलब मान लो यहाँ पर उसकी 1000 रुपये सैलरी थी, लास्ट पे थी, तो उसका 50% 500 रुपये उसको मिल रहा है। लेकिन 2015 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसकी सैलरी मान लो 50,000 रुपये थी, तो उनको यहाँ पर अपने पेंशन जो है वो 25,000 रुपये का मिल रहा है, 50% मिल रहा है। तो ये यहाँ पर जो एक्स ऑफिसर्स हैं उनका यहाँ पर ये प्रोटेस्ट रहा, इनकी डिमांड ये रही कि भाई ये चीज़ें बदलो, ठीक है, ये चीज़ें बदलो और ये जो आज के टाइम पर हो रहा है उसके हिसाब से आप लेकर आओ, मतलब 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर आओ। मतलब क्या है कि रैंक एक ही होगी, ठीक है, कर्नल दोनों हैं, दोनों ने 15-15 साल सर्व किया है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, ये पहले रिटायर हो गए और ये अब रिटायर हुए हैं, लेकिन अब क्या है, जो पेंशन है वो सेम होनी चाहिए, इसको लेकर एक डिमांड थी। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। और ध्यान रखना, यहाँ पर जो सर्विस का समय है, मतलब कितने कितने साल काम किया है, वो भी सेम होना चाहिए। अगर ये अलग होगा, मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति का 15 साल है, एक का 10 साल है, तो यहाँ पर पेंशन में फ़र्क आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले रिटायरमेंट ले लिया है अपनी एज से। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। तो ये डिमांड थी 1 रैंक 1 पेंशन की, और यहाँ पर पहले की सरकार ने यहाँ पर बोला कि बिल्कुल 1 रैंक 1 पेंशन लेकर आएंगे, लेकिन 2014 में मई के समय पर सरकार बदल जाती है और बीजेपी की सरकार आती है। अब यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अब ऐसा करेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो जो पहले वाले एक्स ऑफिसर्स हैं उनको हम लोग अलग एरिया में बांट देंगे और जो करंट वाले ऑफिसर्स हैं उनको अलग एरिया में बांट देंगे। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर चूज़ किया कि 2013 हम लोग एक साल चुनेंगे और फिर 2013 के बाद वाला जो एरिया है वो एक अलग पर्टिकुलर एरिया रहेगा। 2013 के अंदर जो भी व्यक्ति रिटायर हुआ है उसका लास्ट पे स्केल क्या था, मतलब लास्ट उसकी सैलरी क्या थी, उसको कितना पेंशन मिल रहा है, उस पेंशन के हिसाब से हम लोग पहले वाले, मान लो कि यहाँ पर 2013 में एक व्यक्ति रिटायर हुआ, उसको 50,000 रुपये, सॉरी हाँ चलो ले लेते हैं, 50,000 रुपये की उसको पेंशन मिल रही है। तो क्या हुआ, तो जो एक्स ऑफिसर्स हैं तो वो उनका जो पेंशन के अंदर बदलाव किया जाएगा वो 2013 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। तो मान लो इनको इस व्यक्ति को 50,000 रुपये पेंशन मिली थी, तो पुराने वाले को किसी को 45,000 रुपये मिल रही थी तो उसको 50,000 रुपये कर दी जाएगी, और या फिर किसी को 60,000 मिल रही थी पहले तो उसको 60,000 ही मिलेगी, उसकी कम नहीं की जाएगी। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखा गया था 1 रैंक 1 पेंशन का। तो अभी यहाँ पर बार बार यही क्वेश्चन उठाया गया कि भाई यहाँ पर जो हमारा पहले वाला कॉन्सेप्ट था कि करंट टाइम के हिसाब से आपको चेंज करना होगा, इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं, हम लोग यहाँ पर इसके अंदर एग्री नहीं कर सकते। हालांकि एक कमेटी ने 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में बताया था, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है यहाँ पर सरकार का डिसीजन है, जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट लेकर आती है, लेकिन वो सरकार के ऊपर है, उसको माने या ना माने, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब इन क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो, इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको अगले स्लाइड में मिल जाएंगे।
अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था भगत सिंह जी के फोटोग्राफ को लेकर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ा विवाद देखने को मिला और ये इंडियन एक्सप्रेस पर डिटेल से इस आर्टिकल को कवर किया गया था। भगत सिंह जी आपको यहाँ पर इस फोटोग्राफ के अंदर दिख रहे होंगे। इस वाले पिक्चर को देखो, हुआ क्या था यहाँ पर, पंजाब के अंदर अभी सरकार बदली है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है। तो क्या हुआ, नए सीएम आए हैं, नए सीएम के ऑफिस में पीछे आप भगत सिंह जी का पिक्चर देखोगे। यहाँ पर भगत सिंह जी ने येलो कलर की पगड़ी पहनी है, येलो कलर का टर्बन पहना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आपका होगा येलो कलर पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? देखो येलो कलर को लेकर ही ये विवाद है। क्या विवाद है कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि भाई जो ये येलो कलर का टर्बन वाला भगत सिंह जी का फोटो है ये ऑथेंटिक है ही नहीं, ये ओरिजिनल फोटो है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन है। क्योंकि भगत सिंह जी के जो फोटो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 फोटो अवेलेबल हैं और वो 4 फोटो कौन कौन से हैं? एक पर वो बैठे हुए हैं, एक फोटो में यहाँ पर उनके खुले बाल हैं, एक फोटो में यहाँ पर उनका हैट उन्होंने पहन रखा है जैसा आप देख पा रहे होंगे, और एक फोटो में यहाँ पर वो टर्बन में तो है लेकिन वो सफ़ेद कलर का टर्बन है। यहाँ पर एक फोटो में बैठे हुए हैं, एक फोटो में आप देख पाओगे इनका व्हाइट कलर का टर्बन है, और एक फोटो में बाल खुले हुए हैं, और एक फोटो के अंदर यहाँ पर इन्होंने हैट पहन रखा है। तो इनके चारों फोटो के अलावा और कोई फोटो है ही नहीं। तो येलो कलर का टर्बन क्यों पहना दिया? या फिर येलो कलर का टर्बन के साथ साथ कुछ पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी जहां पर उन्होंने वेपन्स को होल्ड कर रखा है, हथियार पकड़ रखे हैं, या ऑरेंज कलर का टर्बन पहन रखा है, वो सारी पिक्चर्स फेक हैं। तो इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी हो चुकी थी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था भगत सिंह जी के बारे में, इनका जन्म हुआ था 1907 में लियालपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि आज के टाइम पर पाकिस्तान के अंदर है। देन उसके बाद इन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया। 1924 में कानपुर के अंदर यहाँ पर ये मेंबर बने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। फिर उसके बाद 1925 से लेकर 26 के बीच में भगत सिंह जी और साथ ही साथ इनके कुछ कलीग्स थे, उन्होंने एक मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जिसको नौजवान भारत सभा के नाम से हम लोग जाना जाते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे होता क्या है, लाला लाजपत राय जी की यहाँ पर डेथ हो जाती है, इनको इंजर किया जाता है, इंजरीज की वजह से यहाँ पर इनको डेथ हो जाती है, इनके ऊपर लाठी चार्ज वगैरह किया जाता है। 1928 की ये बात है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट करते हैं साइमन कमीशन के अराइवल के अगेंस्ट में। तो लाला लाजपत राय जी के यहाँ पर डेथ का बदला लेने के लिए यहाँ पर भगत सिंह जी आते हैं। भगत सिंह जी यहाँ पर पूरी तरह से प्लानिंग करते हैं कि हम लोग जेम्स ए स्कॉट को यहाँ पर मार देंगे, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये काम तो हो नहीं पाता है। बट होता क्या है, ये किसी और को मिस्टेकनली यहाँ पर जेपी सॉन्डर्स को यहाँ पर मार देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर इनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर यहाँ पर फंसा दिया जाता है। और भगत सिंह जी और साथ साथ बीके दत्त, ये यहाँ पर अब बोला जाता है कि ये लोग बॉम्ब फेंक रहे थे 8 अप्रैल 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपके मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, मॉडर्न इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर उसके बाद भगत सिंह जी और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग होते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं भगत सिंह जी हो गए, सुखदेव हो गए और राजगुरु जी हो गए। ठीक है, तो 23 मार्च को यहाँ पर इनको हैंग कर दिया जाता है, इनको फांसी दे दी जाती है, और इसी 23 मार्च को हम लोग इसी वजह से मार्टियर्स डे को भी ऑब्जर्व करते हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट डे को, 22 मार्च को हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। अब जो ये वर्ल्ड वाटर डे है ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 2.2 बिलियन लोग हैं जो कि आज के टाइम पर बिना सेफ वाटर के रह रहे हैं, उनको सही से पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, वो लोग यहाँ पर एक तरीके से आज के टाइम पर ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल के अंदर पूरे दुनिया भर में वाटर क्राइसिस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यूएन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोगों को प्रॉपर पानी मिलता नहीं है, ये भी यहाँ पर बताया गया। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के बारे में डिस्कशन किया था। यहाँ पर बेसिकली बात की गई है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट, जिसको हम लोग पोश एक्ट बोलते हैं। पोश एक्ट के अंदर ये काफ़ी हद तक चर्चा में क्यों आया, क्योंकि रिसेंटली केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, इनसे बोला कि आप भैया अगर कोई सेक्सुअल हैरासमेंट होता है तो उसके रिगार्डिंग आपको ये पोश एक्ट इंप्लीमेंट करना है, सेक्सुअल हैरासमेंट को रोकना है। पहले मैं पोश एक्ट समझाता हूँ, क्योंकि पोश एक्ट समझना हमारा मेजर मकसद है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखो यहाँ पर सेक्सुअल हैरासमेंट होता क्या है, मतलब वेमेन यहाँ पर अपने वर्क प्लेस पर काम कर रही है तो यहाँ पर उसको सेक्सुअली हैरास करा जाना, उसको परेशान करना, ठीक है, फिजिकली परेशान करना, या भी मतलब आप कह सकते हो सेक्सुअल हैरासमेंट ऐसा हो सकता है मतलब पोर्नोग्राफी शो करना, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आना, ठीक है, डिमांड करना एक सेक्सुअल फेवर की, वो सारे यहाँ पर सेक्सुअल हैरासमेंट होता है।
क्लियर हुआ। तो यहाँ पर पोश एक्ट इसलिए लाया गया था कि भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोका जा सके। इसने यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन बताई और ये भी बताया कि हम लोग कैसे कैसे कोई एक्शन ले सकते हैं। अब पोश एक्ट से पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए हमारे पास विशाखा गाइडलाइंस हुआ करती थी, आपको ध्यान रखना है। विशाखा गाइडलाइंस को मतलब लाया गया था एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 1997 के बाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पोश एक्ट के अंदर इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन को बताया, ये मैंने आपको बता दिया। वर्क प्लेस पर जब यहाँ पर वेमेन को काफ़ी हद तक परेशान किया जा रहा है, वो यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि इस एक्ट के अंदर कि भाई कोई छोटी सी भी फर्म है, कोई कंपनी है जहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वो एक कमेटी बनाएंगे और वो जो कमेटी है वो सारी कंप्लेंट को दर्ज करेगी और 90 दिन के अंदर अगर कोई केस निकल कर आता है उनके फर्म के अंदर, और वो तो वीमेन जो है जिसके अगेंस्ट में ये सब कुछ हुआ है, वो वीमेन जाकर उस कमेटी के अंदर अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकती है और 90 दिन के अंदर उस कमेटी को ये सारा मसला सुलझाना होगा। क्लियर हुआ, ये मैंने आपको समझा दिया। बाकी इसमें पनिशमेंट वगैरह यह है कि अगर कोई कंपनी इस रूल को फॉलो नहीं करती है तो उसके ऊपर काफ़ी सारी पेनल्टीज़ वगैरह लगाई जाएंगी और इनफैक्ट यहाँ पर बताया गया 50,000 रुपये तक का फाइन भी लग सकता है और पनिशमेंट भी मिल सकती है, या फिर जो बिजनेस है जो भी चल रहा है उसका लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद कंपनसेशन की जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो जो कंपनसेशन है बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे दिया जाएगा कंपनीज के थ्रू। कोई भी वेमेन है उसके साथ यहाँ पर कोई एट्रोसिटीज़ हुई हैं तो क्या होगा, ये कंपनसेशन दिया जाएगा, और क्योंकि उसको काफ़ी लॉस हुआ है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस दिए जाएंगे, करियर अपॉर्चुनिटी के अंदर लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन दिया जाएगा और भी बहुत सारे कंपनसेशन पे करवाए जाएंगे। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था लगभग 100 हिमालयन ग्रिफन वल्चर्स हैं जिनकी जान चली गई है, जिन्होंने यहाँ पर पॉइजन खा लिया है असम के अंदर। तो ये जो वल्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, इनका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है जिप्स हिमालयनेंसिस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो वल्चर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रिफॉन वल्चर। अब ये जो ग्रिफॉन वल्चर है कहाँ पे पाई जाती है? ये आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। इंडिया के साथ साथ चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद इंडिया के हिमालयन माउंटेन रेंज में, देन नेपाल, भूटान, उसके बाद चाइना, मंगोलिया के एरिया में भी आपको ये स्पीशीज देखने को मिलती है। ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि लगातार खत्म होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि ये हमारे एनवायरमेंट से सारा कचरा साफ कर देती है। इसका मतलब देखो, वल्चर क्या होता है? गिद्ध होता है। गिद्ध की प्रजाति एक समय पर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी 1970s 80s के समय में, बट आज के टाइम पर प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो रही है और अगर नहीं बचाया गया ना तो इस सारी की सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएंगी। भारत के अंदर टोटल गिद्ध की 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अभी उन 9 प्रजातियों के ऊपर लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लो गिद्ध का इंपॉर्टेंस क्या है। गिद्ध हमारे पूरे के पूरे एनवायरमेंट में से कचरा साफ करता है। मतलब जैसे मान लो किसी जानवर की डेथ हो गई, कोई जानवर मर गया, वो एनवायरमेंट में पड़ा हुआ है, अब पड़ा हुआ उसकी बॉडी सड़ रही है, तो क्या होता है ये गिद्ध जो है उस बॉडी को खा लेते हैं, जिससे यहाँ पर एनवायरमेंट के अंदर कोई बीमारी फैलती है नहीं। ठीक है, अब इन गिद्धों को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। होता क्या है यहाँ पर, डाइक्लोफेनेक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डाइक्लोफेनेक के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बन गया था, आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो। यूपीएससी 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो वल्चर्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडियन कंट्रीज साइड के अंदर, लेकिन क्या हुआ एक समय के बाद यहाँ पर ये वल्चर्स बहुत ही ज़्यादा रेयरली, बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिली हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर आप देख पाओगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी है, अ ड्रग यूज्ड बाय कैटल ओनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज कैटल। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी गिद्धों की जान जा रही है, क्योंकि बहुत सारे जो गाय भैंस पालने वाले लोग हैं वो अपने गाय भैंसों को काफ़ी सारी दवाइयाँ दे रहे थे, और जब उनकी गाय भैंस बीमार पड़ रही थी और दवाइयाँ देने के बाद भी यहाँ पर वो गाय भैंस बची नहीं, वो मर गई। ठीक है, तो इसकी वजह से वल्चर की डेथ हुई। तो आप कहोगे वो गाय भैंस मर गई तो वल्चर की डेथ का क्या कनेक्शन है? देखो, मान लो कोई गाय भैंस मरी है, उसकी कोई तबीयत खराब है, उसको कोई डिजीज़ है, तो उसको डाइक्लोफेनेक दे दिया जाता है। ठीक है, डाइक्लोफेनेक जो कि एक पेन किलर की तरह काम करता है। अब उसको वो दे दिया गया, अब क्या हुआ कि वो जानवर तब भी मर गया, तो वह एनवायरमेंट के अंदर यहाँ पर उसको डाल दिया जाता है। अब क्या होगा, ये गिद्ध जो है उसको खाता है, और गिद्ध को डाइक्लोफेनेक बिल्कुल भी पचता नहीं है। डाइक्लोफेनेक गिद्ध के बिल्कुल अगेंस्ट में रहता है, जिसकी वजह से वल्चर की यानी जो गिद्ध की जान है वो काफ़ी हद तक गई है। भारत के अंदर आपको 9 प्रजातियां देखने को मिलती हैं गिद्ध की। ये आपको सारी प्रजातियों का डेटा मिल जाएगा, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कौन कौन सी प्रजाति, उनका IUCN स्टेटस क्या क्या है। ठीक है, ये आप लोग एक बार देख सकते हो। हम लोग ग्रिफन वल्चर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये अगेन एक ऐसी प्रजाति जो कि आज के टाइम पर काफ़ी खतरे में नज़र आती है। हिमालयन ग्रिफन इस वाले की बात करें तो मतलब नियर थ्रेटेंड में अगला स्टेप यहाँ पर पूरी तरह से विलुप्ति हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अगर इसको बचाया नहीं गया तो।
उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया को डिस्कस किया था। देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 15 मार्च को डिसाइड किया कि हम लोग इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाने वाले हैं। इस्लामोफोबिया मतलब आपको पता है, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं या फिर यहाँ पर जो इस्लाम है उसके प्रति यहाँ पर एक डर फैलाना, एक डिस्क्रिमिनेशन करना, वो इस्लामोफोबिया कहलाता है। तो यूनाइटेड नेशन ने ये ऐसा स्टेप उठाया, उन्होंने बोला कि हम लोग 15 मार्च को यहाँ पर अवेयरनेस फैलाएंगे कि हाँ भाई, यहाँ पर जो इस्लामोफोबिया है वो ख़त्म होना चाहिए। तो क्या हुआ, हमारा जो इंडिया है, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो यूएन के अंदर यहाँ पर भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं टीएस मूर्ति साहब, इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो, ये बात की गई है इस्लामोफोबिया की, बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर चलोगे तो बिल्कुल गलत है। आप जब बात करते हो फोबिया की, तो यहाँ पर सभी रिलीजन के प्रति फोबिया हो रहा है। एंटाई हिंदू आपको देखने को मिलेंगे, एंटाई बुद्धिस्ट और एंटाई सिख फोबियाज भी आपको नजर आते हैं, ना केवल इस्लामोफोबिया। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे यूपीएससी ने एक और क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन था एक दिन को लेकर ही, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को लेकर। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को हम लोग 21 फरवरी को मनाते हैं, बिल्कुल मनाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नहीं सही नहीं है। क्यों? यहाँ पे बोला गया 21 फरवरी को हमने इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे डिक्लेयर किया है। ये यूनिसेफ के थ्रू डिक्लेयर किया गया है? नहीं, ये यूनिसेफ के थ्रू नहीं, यूनेस्को के थ्रू डिक्लेयर किया गया है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या बताया गया, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये बोला गया है कि इस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का जो जड़ था वो था बंगला। ठीक है, जो बांग्लादेशीज है वो यहाँ पर अपनी बंगला लैंग्वेज को प्रोटेक्शन देना चाहते थे। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेकर। केरला हाई कोर्ट के अंदर सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, मैं आपको डायरेक्टली बहुत सिंपल से शब्दों में, छोटे से शब्दों में समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट या फिर आजकल के टाइम पर लोअर कोर्ट आज के टाइम पर इन सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात यह है कि आप लोग को करना क्या है, ये समझना है। मान लो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस गया, अब वो केस गया तो केस के अंदर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कोई डेटा मांगा कि हाँ लो भाई हमारे पास इन्फॉर्मेशन दो। तो सरकारी एजेंसीज जो इन्फॉर्मेशन देती हैं वो एक एनवेलप के अंदर देती हैं। ठीक है, अब वो जो एनवेलप है इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, इसी को हम लोग सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब हमारा लीगल सिस्टम है कुछ इस प्रकार से, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक एनवेलप के अंदर पैक करके दी जा रही है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास वो एनवेलप आया, सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से वो एनवेलप पढ़ेगा और उसके बाद वो डिसीजन सुना देगा। तो ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी पता नहीं चलेगी, तो इसको लेकर काफ़ी आलोचना भी होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये सील्ड कवर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेकर पावर कहाँ से आई हैं, तो इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 के सेक्शन 123 से निकल कर आई हैं। इसकी आलोचना काफ़ी ज़्यादा होती है, बोला जाता है कि भाई यहाँ पर इंडियन जस्टिस सिस्टम में यहाँ पर ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कोई है ही नहीं, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा, अपने आप ही यहाँ पर सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं इस सील्ड कवर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर में। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ। तो ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं। भारत के अंदर सील्ड कवर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेकर दो पॉपुलर केसेस नजर आते हैं, इन दोनों के नाम आप कोट जरूर कर सकते हो। एक राफाल डील का केस निकल कर आता है, दूसरा भीम कोरेगांव केस निकल कर आता है। यहाँ पर भी सील्ड कवर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो। अगले आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की गई है एक ड्राफ्ट बिल फॉर अ न्यू नेशनल पब्लिक हेल्थ लॉ। हमारे कंट्री के लिए एक नया पब्लिक हेल्थ लॉ लेकर आया जा रहा है, और क्यों ज़रूरत है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो नया पब्लिक हेल्थ लॉ है, ये बेसिकली जैसे इनेक्ट हो जाता है तो हमारा जो 125 साल पुराना एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। आज के टाइम पर हमें ज़रूरत भी है कि हमारे पास हेल्थ को लेकर एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए। ये जो हेल्थ को लेकर लॉ होगा ये काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर जो नेशनल पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी होगी इसको हेड करा जाएगा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू, प्लस बहुत सारे हेल्थ मिनिस्टर जो स्टेट्स के हैं वो सब चेयर करेंगे। तो मतलब पब्लिक हेल्थ के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना जाने वाला है, और हेल्थ को लेकर, पब्लिक हेल्थ को लेकर एक कार्डर वगैरह बनाया जाएगा, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने यहाँ पर अपने ही इस ड्राफ्ट के अंदर, इस बिल के अंदर, देखो ड्राफ्ट है फिर आगे पास होगा, देन उसके बाद बिल मतलब ये जो फिर उसके बाद ये जो बिल पास होगा तो उसके बाद ये एक्ट बनेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर लॉकडाउन वगैरह को समझाया कि भाई आने वाले टाइम पर कोई ऐसा सिनेरियो होता है, कुछ यहाँ पर बीमारी वगैरह फैलती है, तो लॉकडाउन क्या है। तो लॉकडाउन के अंदर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, कहीं पर आना जाना अलाउ नहीं रहेगा, वो इस जैसा कि आप लोगों ने कोविड के टाइम पर देखा था। नाउ जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है वो भी डिक्लेयर की जा सकती है। ऐसा पे बताया गया, मान लो कभी बायो टेररिज्म हो गया, कोई हमला हो गया जहाँ पर बीमारी फैलाने वाले हथियारों को यहाँ पर यूज़ किया गया, ठीक है, या फिर यहाँ पर बायोलॉजिकल टॉक्सिन, यहाँ भी जहरीली गैसेस का इस्तेमाल कर दिया गया, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, केमिकल अटैक हो गया, तो उस केस में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। मतलब यहाँ पर हम लोग, आप कह सकते हो कि जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अब डिक्लेयर हो जाएगी तो बेसिकली यहाँ पर हेल्थ के ऊपर पूरी तरह से फोकस ये करने वाले हैं। सरकार ने और ही बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं हेल्थ को लेकर, जैसे कि डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम चलाया, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया, और वगैरह वगैरह सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। इनके बारे में आप लोग पढ़ लोगे पीडीएफ के अंदर ही।
देन उसके बाद बात करते हैं इंडिया के थ्रू क्या क्या प्रोग्रेस किया गया है। देखो हेल्थ के सेक्टर में भारत ने काफ़ी सारा प्रोग्रेस किया है। हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है जो कि हेल्थ को लेकर बातचीत करता है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि भारत के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो, इन्फेंट मोटिलिटी रेट, अंडर 5 मोटिलिटी रेट, इंस्टीट्यूशनल बर्थ, ये सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि एक वुमेन कितने बच्चों को जन्म दे रही है वो रेशियो सुधरा है पहले से। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी जन्म लेते ही डेथ हो जाती है, वो रेशियो सुधरा है। प्लस यहाँ पर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है तो वो रेशियो सुधरा है। प्लस यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर ज़्यादा डिलीवरीज हुई हैं, वो रेशियो सुधरता हुआ नजर आया है। तो काफ़ी सारी सेक्टर के अंदर भारत ने काफ़ी कुछ अच्छा किया है, ऐसा बताया गया। हालांकि हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ यह है कि देखो एक्सपेंडिचर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें भारत के पास कोई प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स वगैरह की काफ़ी कमी है, देन उसके बाद डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है और लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं हेल्थ सेक्टर को लेकर। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था 23 मार्च के बारे में। 23 मार्च को एक इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। अब जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोग जान सकें जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, ठीक है, उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस हम लोगों को देखने को मिलता है, प्लस लोगों का कितना बड़ा कनेक्शन देखने को मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर से। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को लेकर यहां पर चर्चा की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। इस साल का थीम है अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन, ठीक है। उसके बाद 23 मार्च को एक और दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वो है शहीद दिवस। मैंने आप लोग को बताया कि हाँ मार्टियर्स डे को भी हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं 23 मार्च को हर साल, क्योंकि यहाँ पर 23 मार्च को हुआ क्या था, भगत सिंह, सुखदेव और साथ ही साथ यहाँ पर जो राजगुरु जी हैं इनको हैंग कर दिया गया था। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था अभी यहाँ पर इंडिया और जापान के बीच में एक एनुअल समिट हुआ है, 14वां एनुअल समिट था जो न्यू दिल्ली में हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आप पहले लोकेशन देख पाओगे, इधर आपको भारत देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इधर जापान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, जब ये दोनों मीटिंग में बैठे तो जो फूमियो किशिदा हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर, ये भारत पे विजिट पर आए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कशन किया। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर फोकस किया गया है, क्लाइमेट चेंज को लेकर कैसे टैकल करेंगे। प्लस जापान ने बोला है हम लोग काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आने वाले 5 सालों में, 5 ट्रिलियन येन, लगभग भारतीय पैसे में बात करें तो 3.2 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्चने वाला है जापान भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, G20 को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने ऐसी बीच में क्वेश्चन लगा दिया था, यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। जो G20 कंट्रीज़ हैं, इन G20 कंट्रीज से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको 4 देश देखने को मिलेंगे। तो और एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जहाँ पर आप देख पाओगे जो चारों देश है वो G20 के पार्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की, ये चारों यहाँ पर G20 का पार्ट है। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको इंडिया और जापान के रिलेशंस के बारे में बताया था। इंडिया और जापान के जो रिलेशंस है वो 1952 से बनते हुए चालू हो जाते हैं। प्लस भारत को काफ़ी जगह पर जापान का सपोर्ट मिला है। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर जापान का इन्वेस्टमेंट आया है। जापान ने 1600 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करें हैं भारत के अंदर। उसके साथ साथ इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में बात करें, भारत और जापान के बीच का 2019-20 का जो व्यापार है वो लगभग 11.87 बिलियन डॉलर्स का पहुँच चुका है। प्लस डिफेंस के मामले में बात करें तो भारत और जापान के बीच में काफ़ी सारी अभ्यास वगैरह भी हम लोग देख पाते हैं, 2+2 मीटिंग भी होती है। तो आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हो, जो यहाँ पर अभ्यास होता है, एक जिमेक्स अभ्यास होता है, उसके बाद शिन्यू एक्सरसाइज होती है, उसके बाद धर्म गार्डियन एक्सरसाइज होती है। सारे अभ्यास होते हैं भारत और जापान के बीच में। और भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन चारों कंट्रीज यानी जो चारों कंट्रीज मिलकर क्वाड बनाती हैं, क्वाड के बीच में भी एक अभ्यास होता है जिसको हम लोग मालाबार एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक के मामले में बात करें तो अगेन इंडिया जापान का एक बहुत बड़ा कनेक्शन देखने को मिलेगा। साइंस एंड टेक में रिसेंटली काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं जहाँ पर इन्होंने बोला इंडिया जापान जॉइंट लेबोरेटरीज को हम लोग बनाएंगे जहाँ पर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी और डेटा वगैरह को लेकर काम किया जाएगा। उसके बाद भारत के आज के टाइम पर बहुत सारी कम्युनिटी आपको जापान के अंदर देखने को मिलती है, वो सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको बताया। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था 9th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है लमितीय 2022। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? सीचिल्स के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है। सीचिल्स कहाँ पर है? तो अगेन यहाँ पर देख पाओगे हमारा महान भारत हुआ, यहाँ पर आपको सीचिल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सीचिल्स के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी देखने को मिलते हैं। तो भारत और सीचिल्स के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है लामितीय, ठीक है। लामितीय का मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर एक मिलिट्री अभ्यास है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, साल 2001 से लगातार हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका सिग्निफिकेंस बस इतना ही है, दोनों कंट्रीज़ के जो यहाँ पर डिफेंस रिलेशन है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हुए चले जाते हैं। उसके बाद ये मैंने कुछ डेटा प्रोवाइड करवाया, इसको आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो कि भारत किस किस कंट्री के साथ कौन कौन से अभ्यास करता है। भारत की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स किस किस कंट्रीज के साथ कौन कौन से अभ्यास करती है, उसको लेकर एक डेटा ही आपको PDF में प्रोवाइड करवा दिया गया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर। आई होप आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद आपको याद दिला दूं, वीडियो के ऊपर लाइक का बटन है, उसको दबाना है और यहाँ पे 2K लाइक्स को पहुँचाना है।
अगले आर्टिकल हमने डिस्कस किया था फिनलैंडाइजेशन के बारे में, काफ़ी चर्चा में है। तो अभी रिसेंटली चर्चा में क्यों आया, क्योंकि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने यहाँ पर रशिया यूक्रेन को विवाद को देखते हुए, क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में काफ़ी लड़ाई चल रही है, पूरे यूक्रेन के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है रशिया, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन ने बोला भाई फिनलैंडाइजेशन कर लो। फिनलैंडाइजेशन का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ की हालत ख़राब हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ। एक तरफ एलाइड पावर्स थी, एक तरफ एक्सिस पावर। एलाइड पावर में यूके, यूएस, फ्रांस, सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, और उसके बाद एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे ये वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उसके बाद जैसे यूके वगैरह इनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो यूएस ने यहाँ पर इनको पैसा देकर सपोर्ट किया था। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि इनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और सपोर्ट करते करते यहाँ पर यूएस ने भी बोला कि जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं ये सब यहाँ पर अमेरिका की साइड में आ जाएं। तो इधर की कंट्रीज़ जो हैं, देखो ये पूरा यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन और इधर ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन। यूएसएसआर अलग था और इधर यूएस अलग था। यूएसएसआर और यूएस के बीच में यहाँ पर कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध चल रहा था। यहाँ पर ये अपनी कंट्रीज़ को इंक्लूड कर रहे थे, कंट्रीज़ को बड़ा कर अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रहे थे। तो इन कंट्रीज़ के ऊपर यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल पाना चाहता था यूएसएसआर, और इन कंट्रीज़ के ऊपर कंट्रोल पाना चाहता था अमेरिका। इन दोनों के बीच में यहाँ पर फिनलैंड आता है, यहाँ पर एक कंट्री, ठीक है, जिसके बारे में चर्चा की गई है, फिनलैंडाइजेशन। फिनलैंड यहाँ पर एक ऐसा देश निकल कर आता है जो कि यहाँ पर बोलता है ना मैं तुमको ज्वाइन करूँगा ना मैं तुमको ज्वाइन करूँगा। अगर यहाँ पर कोई मुझे ज़बरदस्ती करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट वाले दूसरे वाले कंट्री के साथ ज्वाइन हो जाऊँगा, तो यहाँ पर मुझे अकेला रहने दो। ठीक है, तो यही यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर यूक्रेन को भी यही करना है। यूक्रेन को क्या करना है, यूक्रेन को भी यही बोलना है कि भाई मैं नाटो को ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारा विवाद इसीलिए है क्योंकि यूक्रेन बोल रहा है मुझे नाटो ज्वाइन करना है, ठीक है, और रशिया बोलता है भाई नाटो आप ज्वाइन नहीं करोगे। तो इसी वजह से यहाँ पर ये विवाद है। तो यूक्रेन को क्या कर लेना चाहिए, फिनलैंडाइजेशन कर लेना चाहिए, ना नाटो ज्वाइन करूंगा ना रशिया ज्वाइन करूंगा, एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहूंगा न्यूट्रल सरकार के साथ में। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद 24 मार्च को हम लोग एक दिन सेलिब्रेट करते हैं जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे अपने आप में इंपॉर्टेंट डे है। जो ये टीबी है ये एक बहुत बड़ी बीमारी है आज के टाइम पर। अगर हम लोग WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 4100 लोग यहाँ पर बीमार, मतलब डेथ हुई है उनकी, हर साल डेथ होती है टीबी की वजह से, और 28,000 लोगों की जान मतलब जोखिम में है इस टीबी की वजह से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क के बारे में डिस्कशन किया गया था। हुआ क्या है यहाँ पर आप देख पाओगे, जैसे हम लोग बात करते हैं इधर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, नीचे आपको मडागास्कर देखने को मिलेगा। मडागास्कर में यहाँ पर क्या हुआ है, तो मडागास्कर कंट्री मैंने आपको बताया ये है, नज़र आएगी आपको। मडागास्कर के अंदर एक पार्क है, ठीक है, ग्रीन ट्रायंगल पार्क। तो इस ग्रीन ट्रायंगल पार्क को महात्मा गांधी का नाम दिया गया, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क किया गया। तो इस पार्क का भी उद्घाटन हुआ है जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने गांधी जी के बारे में बताया था कि यहाँ पर गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था पोरबंदर गुजरात के अंदर। लॉयर, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट थे। साउथ अफ्रीका के अंदर काफ़ी लंबे समय से रहे। साउथ अफ्रीका के बाद यहाँ पर ये इंडिया आए 9 जनवरी 1915 में। भारत के अंदर काफ़ी सारे मूवमेंट्स इन्होंने चलाए और चंपारण ट्रैवल करा था इन्होंने सबसे पहली बार 1917 के अंदर। ठीक है, वहाँ से सत्याग्रह की स्टार्टिंग करी थी। तो यूपीएससी ने 2007 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो महात्मा गांधी जी हैं इन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह की स्टार्टिंग भारत में कहाँ से की थी, तो उसका करेक्ट आंसर सी चंपारण आपको देखने को मिलेगा। फिर उसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो अनटचेबल पीपल थे उनको सोसाइटी के अंदर ये काफ़ी ऊपर उठाकर लेकर आए। ठीक है, उनको हरिजन का नाम दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गांधी जी को जो डेथ है वो लगभग 30 जनवरी 1948 में होती है। उनको गोली मार दी जाती है नाथुराम गॉडसे के थ्रू। तो 30 जनवरी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एज अ मार्टियर्स डे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर, मतलब कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए एक कमीशन के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। बोला यह गया है कि जो ये कमीशन है उनके लिए जो काम करता है वो कमीशन सही से काम नहीं कर रहा है पिछले 4 सालों से, इस वजह से कमीशन चर्चा में आया। नाउ इस कमीशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। जो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है इसको बनाया गया था आर्टिकल 338 को अमेंड करके, इसका संशोधन करके, और अमेंड जब किया गया तो इसमें आर्टिकल 338A को ऐड किया गया और ये अमेंडमेंट हुआ था 89 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग अलग कमीशन बना दिए जो कि इनका ध्यान रखेंगे, इनके ऊपर फोकस रखेंगे, इनके डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जब हम बात करते हैं इसमें आपको एक चेयरपर्सन देखने को मिलता है। ठीक है, और भी बहुत सारे मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। जो भी मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एक तो वेमेन भी यहाँ पर होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं चेयरपर्सन, वाइस पर्सन, जितने मेंबर्स होते हैं उन सबका 3 साल का टर्म होता है और 2 बार यहाँ पर वो चूज़ होकर आ सकते हैं, तीसरी बार वो चूज़ होकर नहीं आ सकते।
NCST की, यानी कि इस कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास पावर है कि जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर एक प्रोटेक्शन दे सकें, तो उसके लिए कमीशन काम करता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जो ये प्रोविजन है 5वें और 6ठे शेड्यूल के अंदर हमारे संविधान में, ठीक है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ऑप्शन बी डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, ऑप्शन सी डिटरमाइन द पावर्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, ऑप्शन डी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बॉर्डर स्टेट्स। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर 5वां और 6ठा शेड्यूल लाया गया था। अब यहाँ पर ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब है इसको लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि इसकी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पेंडिंग पड़ी हैं, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है ये। इसके बाद जो कंप्लेंट्स आ रही है वो यहाँ पर पेंडिंग पड़ी हुई हैं, प्लस बजटरी शॉर्टेज है, पैसा प्रॉपर आ नहीं पा रहा है, पैसा नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पर बॉडी रन नहीं कर पा रही है। तो इसके रिकमेंडेशन यानी सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि भाई इसके अंदर वैकेंसीज़ को लेकर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जब काम करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी, और साथ ही साथ बजट भी बढ़ाना होगा, तब यहाँ पर आगे हम लोग काम कर पाएंगे। ठीक है, ये आप लोग क्लियर कर सकते हो। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी सेकंड वर्चुअल समिट हुआ है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर बातचीत करे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये हमारा महान भारत हुआ, और इंडिया के कंपैरिजन में आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी डिस्कशन हुआ, दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर चर्चा करी है रशिया यूक्रेन को लेकर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कोविड-19 को लेकर, इंडो पैसिफिक वाले रीजन को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने हमारे जो पुराने ज़माने के जो सामान थे, जो हमारे मूर्ति वगैरह थी जो कि यहाँ से चोरी करके ले जाए गए थे ऑस्ट्रेलिया में, वो उनको वापस किया भारत को, और वापस करने के बाद भारत ने उनको ऑस्ट्रेलिया को थैंक यू भी बोला है। आप देख पाओगे, ये पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन किया था। 2009 से इन दोनों के रिलेशनशिप बढ़ते हुए चालू हुए थे। उसके बाद वर्चुअल समिट होता रहता है। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बातचीत होती है वो इन सारी चीज़ों के जरिए होती है। वीडियो को पॉज करो 1 सेकंड के लिए, और पॉज करने के बाद इसके ऊपर नज़र मार लो, क्योंकि यहाँ पर सारे सेंटेंस मैं रीड ही करूँगा तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं। मतलब यह है कि ये एक प्रकार की सारी मीटिंग्स हैं, इन मीटिंग्स के अंदर यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ मिलकर बातचीत करती हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप के बारे में अगर हम लोग बात करें, दोनों के इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। 2019-20 के अंदर दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो व्यापार है वो $26.24 बिलियन का था। अपने आप में एक ह्यूज डॉलर का यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला है। प्लस दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो अभ्यास है वो भी होते हैं, यानी डिफेंस रिलेशन की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर ओसिंडेक्स नाम की एक अभ्यास होता है, मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, 2015 से लगातार हो रही है। फिर पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज होती है दोनों कंट्रीज़ के एयरफोर्स के बीच में। फिर ऑस्त्रा हिंद नाम का एक अभ्यास होता है दोनों कंट्रीज़ के आर्मी के बीच में। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था BBNJ ट्रीटी के बारे में। तो अभी यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस जो है ICJ, इसकी यहाँ पर चौथी मीटिंग बैठी थी, और ये जो मीटिंग है ये UNCLOS के अंडर में हुई है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंडर में मीटिंग बैठी थी। और इस मीटिंग ने डिसाइड किया है कि भाई यहाँ पर जो खासकर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पीछे वाला एरिया है उसको एक प्रोटेक्शन देनी है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखो, मान लो यहाँ पर ये भारत की टेरिटरी है, ये भारत का बेस लाइन है। बेस लाइन से आगे यहाँ पे अलग अलग वाटर्स डिवाइडेड है। मान लो यहाँ पर ये भारत का बेस लाइन है, बेस लाइन के आगे आप देख पाओगे अलग अलग कंडीशन में पानी डिवाइडेड है। टेरिटोरियल सी कहलाता है, कॉन्टिग्यूअस सी कहलाता है, इकोनॉमिक जोन कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो बेस लाइन से जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर नजर आता है। मतलब कि यहाँ पर आप देख पाओगे ये हुआ भारत का नक्शा। उसके बाद यहाँ पर जितना भी ये पानी आप बाउंड्री देख पा रहे हो, ये जितना भी पानी आएगा इसके अंदर भारत का पूरी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल होगा। हर कंट्री के पास अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, तो वो यहाँ पर अपना कंट्रोल उसके ऊपर लेकर चलता है। लेकिन इसके बाहर का जो ये समुद्र वाला एरिया बचा है इसको हम लोग बोलते हैं हाई सी। ठीक है, हाई सी के नाम से इसको जाना जाता है, ये हाई सीज के नाम से। ठीक है, तो क्या होता है, अभी इस एरिया के ऊपर कोई प्रोटेक्शन है नहीं। तो अभी जो मीटिंग बैठी थी बेसिकली उस मीटिंग का मेजर पर्सपेक्टिव यही था कि जो हाई सी वाला एरिया है यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्शन देंगे, यहाँ पर हम लोग अपने एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस एरिया के अंदर बहुत सारे मोलस्कस मतलब इस प्रकार से आपको जानवर देखने को मिलेंगे, ऑक्टोपस और ये सील वगैरह जो भी हैं, स्नेल वगैरह हैं, जिनकी बैकबोन नहीं होती है। तो क्या ये जानवर खत्म होते हुए चले जा रहे हैं, तो हम लोग को प्रोटेक्शन देनी है अपने हाई सी वाले एरिया को, और इन जानवरों को भी बचाना है। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था 25 मार्च के बारे में। तो 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। जो बच्चे का जन्म नहीं हो पाया है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर सपोर्ट करते हुए इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने फ्लाई ऐश के बारे में डिस्कशन किया था। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो फ्लाई ऐश अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको 100% यूटिलाइज करना होगा। फ्लाई ऐश होता क्या है, देखो जब भी आप लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखते हो जहाँ से बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो बिजली को उत्पादन
उत्पादन करने के लिए यहाँ पर कोयले को जलाया जाता है। कोयला जलाते हैं तो इसमें से काफ़ी धुआं निकलता है, प्लस इसी में से उड़ता हुआ राख निकलता है और पूरे एनवायरमेंट में फैलता हुआ चला जाता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास कोई नदी वगैरह होगी तो आप देख पाओगे इस प्रकार से उस नदी के अंदर ये सारा राख इकट्ठा हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लाई ऐश। तो मतलब उड़ उड़कर पूरे एनवायरमेंट में बैठ जाता है, ये फ्लाई ऐश कहलाता है। ग्रे कलर का पाउडर होता है, मैंने आपको बताया। इस फ्लाई ऐश के अंदर बहुत सारी जहरीली चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर बेरिलियम, बोरोन, कैडमियम, क्रोमियम, ये सारी यहाँ पर जहरीली चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं। तो इसी वजह से ये जो फ्लाई ऐश है ये हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक है। इसके अंदर टॉक्सिक मेटल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम देखने को मिल जाता है। रेडिएशन काफ़ी सारी निकलती है, प्लस वाटर के अंदर गिरकर वाटर को पोल्यूट करता है, प्लस हमारे एनवायरमेंट को ये पूरी तरह से डैमेज करता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन यह है कि भाई इस फ्लाई ऐश को हम लोग सीमेंट में मिलाकर थोड़ा सा सीमेंट के तरह यूज़ कर सकते हैं, रोड्स को बना सकते हैं, ईंटें बना सकते हैं, और उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह पर इस फ्लाई ऐश का यूज़ हो सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने यही बोला है कि भाई फ्लाई ऐश का यूज़ करो, 100% इसका यूटिलाइज़ करो, इसका मतलब रोको, नहीं तो ये एनवायरमेंट को बर्बाद करता हुआ चलेगा। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने एक्सोमार्स 2022 के मिशन के बारे में डिस्कशन किया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी यहाँ पर एक्सोमार्स 2022 के मिशन को आगे के लिए टाल दिया है। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम लोग अभी पोस्टपोन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस जो ये मिशन है, देखो ये मार्स के ऊपर भेजा जा रहा है, मंगल के ऊपर भेजा जा रहा है। अब मंगल ग्रह पर इस मिशन को भेजने के लिए इसमें रशिया का एक बहुत बड़ा योगदान था। अब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, तो रशिया के ऊपर काफ़ी सैंक्शन लगे पड़े हैं। रशिया यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो इसकी वजह से अभी इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, इस मिशन को आगे के लिए टाल दिया गया है। ठीक है, इस मिशन को, इस एक्सोमार्स को रॉसकॉस्मोस रशिया की एजेंसी है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये यूरोप की स्पेस एजेंसी है। दोनों की यहाँ पर स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत का एक इसरो होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो स्पेस एजेंसीज हैं बेसिकली, तो इनका बीच का एक कोलैबोरेशन था। तो ये स्पेस एजेंसीज साथ में मिलकर यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रही थी। बट अभी फिलहाल क्या हुआ कि इस मार्स के ऊपर देख पाओगे अर्थ के पीछे आपको मार्स नजर आता है, इसके ऊपर मिशन भेजा जा रहा था। बट क्या हुआ, इस मिशन को अभी के लिए आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया कि भाई हम लोग आगे पोस्टपोन कर रहे हैं, आगे हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो इस मिशन के ऊपर क्या होगा, हम लोग यहाँ पर एक लैंडर भेजेंगे, उसमें से रोवर निकलेगा, ऐसे टायर वाला रोवर निकलेगा जो कि मार्स के ऊपर घूमेगा और यहाँ पर गड्ढा करके थोड़ा सा सैंपल कलेक्ट करेगा। तो उसके बाद हम लोग मार्स को लेकर काफ़ी सारी जानकारी ले पाएंगे। क्लियर हुआ? अब रशिया का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था इसके अंदर, रशिया का रॉकेट का इस्तेमाल करने वाले थे हम लोग। ठीक है, तो अब रशियन रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा था, कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें रशियन इस्तेमाल हो रहा था। तो क्या होगा, इसकी वजह से इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। इसकी वजह से यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने बोला कि हम लोग आगे के लिए ट्रांसफर करते हैं, आगे हम लोग इसको अपना जब सिचुएशन सही होती है तब इसको लॉन्च करेंगे। देखो, अर्थ और मार्स के बारे में अगर हम बात करें तो मार्स और अर्थ दोनों के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि अर्थ यहाँ पर एक रोटेशन देता है 23 घंटे 56 मिनट के अंदर, उसी प्रकार से मार्स का रोटेशन होता है 24 घंटे 37 मिनट के अंदर। उसी प्रकार से आप देख पाओगे भारत के पास अर्थ के पास, पृथ्वी के पास एक चंद्रमा नजर आएगा, उसी प्रकार से मार्स के पास आपको 2 चंद्रमा नजर आते हैं, फोबस और डियोमस इसका नाम है। ठीक है, जो मार्स है वो आपको लाल कलर का नजर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन का कॉन्सेप्ट लगाया गया है। मतलब कि जो यहाँ पर रॉक है, जो चट्टाने हैं, वहाँ पर वो जंग खाई हुई चट्टाने हैं, जिसकी वजह से रेड कलर का यहाँ पर ये नजर आता है। इसकी वजह से इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ ये जो मार्स है, ये एक ऐसा यहाँ पर ग्रह देखने को मिलेगा जहाँ पर पूरे हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा वोल्केनो पाया जाता है। उस वोल्केनो का नाम ओलंपस मोन्स है। मार्स के पास 2 चंद्रमा है, मैंने आपको बता दिया फोबस और डेमोस के बारे में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर जो नीचे प्लैनेट्स के नाम दिए गए, इन प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स किसके पास है? तो 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2009 के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जुपिटर है, लेकिन आज के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर सैटर्न है। आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने बोमा टेक्निक के बारे में डिस्कशन किया था। जो ये अफ्रीका की बोमा टेक्निक है, इसका भी यूज़ किया गया है कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर एक क्योलादेव नेशनल पार्क है, वहाँ से काफ़ी सारे जो हिरण हैं उनको ले जाया गया। कहाँ पर? मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के अंदर। तो इस नेशनल पार्क से मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व पर इन हिरण को पहुंचाया गया। इसके लिए यहाँ पर ये बोमा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। बोमा टेक्निक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अफ्रीका के अंदर, तो अफ्रीका के अंदर बोमा टेक्निक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बोमा टेक्निक के अंदर होता क्या है, मान लो इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर हिरण बहुत सारे घूम रहे हैं, इनको यहाँ से उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाना है। तो जहाँ पे घूम रहे हैं तो इनके किनारे किनारे इस एरिया में फेंसिंग कर दी जाएगी, और फेंसिंग करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता खोल दिया जाएगा। यह हिरण यहाँ पे रहेंगे और धीरे धीरे आगे आएंगे। आगे आते आते यहाँ पर ट्रक को खड़ा कर दिया
जाएगा और ये हिरण ट्रक में चढ़ जाएंगे। ट्रक को बंद करके ले जाकर जहाँ पे हमें इस हिरण को छोड़ना होगा वहाँ पे ट्रक ले जाकर गेट खोल देंगे और वो हिरण उतर जाएगा। ठीक है, तो अभी हिरण को कहाँ से कहाँ पे लेकर जाया गया है तो आप देख पाओगे यहाँ पर इंडिया का मैप है, यहाँ पर राजस्थान के बारे में चर्चा की जा रही है। राजस्थान के अंदर आपको केलादेव नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो केलादेव नेशनल पार्क से यहाँ पर अभी ले जाया गया है इसको कहाँ पर, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व पर। जो केलादेव नेशनल पार्क है इसको हम लोग पहले एक और नाम से जाना करते थे, उसका नाम है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये स्टेट ऑफ राजस्थान में लोकेटेड है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको हम लोग रामसर साइट के नाम से भी मतलब एक रामसर साइट भी है। ठीक है, रामसर साइट भी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं और बहुत सारे प्लांट्स भी पाए जाते हैं। एनिमल्स की बात करें तो जैकाल, सांबर, नीलगाय, वाइल्ड कैट्स, ये सारे जानवर पाए जाते हैं। और 2 रिवर, 2 नदियाँ यहाँ से बह के निकलती हैं और वो कौन कौन सी हैं, वो एक गंभीर और बाणगंगा, 2 नदियां यहां से बहती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद जो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है वो कहां पर है, अगेन आपको राजस्थान में कोटा के पास आपको ये देखने को मिल जाता है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान में लोकेटेड है। जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, ये जो पार्क है ये यहाँ पर एक वैली के अंदर सिचुएटेड है। उस वैली को बनाया गया है 2 अलग अलग माउंटेन्स के माध्यम से, 2 अलग अलग पहाड़ों की मदद से वो घाटी बनी हुई है। वो 2 माउंटेन कौन कौन से हैं, वो है मुकुंदरा और गारगोला। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इस वैली के आसपास आपको बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी, चारों तरफ नदियाँ हैं। वो 4 नदियाँ हैं। 4 नदियाँ कौन कौन सी हैं, रमजान, अहू, काली और चंबल। उसके बाद जो चंबल नदी है उसके ईस्टर्न बैंक पर ही पूरा का पूरा यहाँ पर आपको पार्क लोकेटेड देखने को मिलेगा। प्लस जो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था 1955 के अंदर, फिर एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 2004 में, और साथ साथ इसको एक टाइगर रिजर्व बनाया गया 2013 के अंदर। तब से यहाँ पर आपको टाइगर्स देखने को मिल जाते हैं। प्लस राजस्थान में और भी पॉपुलर टाइगर रिजर्व्स हैं, इनके अलावा वो है रणथंभौर और सरिस्का। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इनके बारे में अच्छे से जान लिया है। उसके बाद यहाँ पर इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर भी आप लोग को ये कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इन क्वेश्चंस को लगाकर अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हो। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने वीडियो को करने वाले हैं एंड। आखिरकार यहाँ पर वीडियो एंड होता है। काफ़ी लंबा थोड़ा वीडियो हो चुका है लेकिन आपका पूरा प्रॉपर रिवीजन हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूरा प्रॉपर रिवीजन हो गया है तो आप लोग बिंदास अब इसको एंजॉय कर सकते हो। एक बार इसको देख लो तो आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा हमेशा हमेशा के लिए। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और साथ साथ सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो पर लाइक का बटन है उसको दबाकर सपोर्ट कर सकते हो। ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबाकर भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।